नाउ गजल कविता का सेकंड पार्ट में हम रीड करेंगे थर्ड स्टैंजा गजल कविता का। फर्स्ट लाइन इज हम हो या किस्मत हो हमारी, हम हो या किस्मत वो हो हमारी। इस लाइन का मतलब है स्टूडेंट, माने स्टूडेंट्स, कवि ने इस शायरी में जो गजल कविता में ऐसे लोगों का वर्णन किया है जो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा अपनी किस्मत को ही दोष देते रहते हैं, अपनी किस्मत को ही दोष देते हैं। माने मेहनत पर विश्वास नहीं करते, काम करेंगे नहीं और होगा नहीं तो स्टूडेंट्स वही बात, किसको दोष देंगे, किस्मत को। मतलब काम करना नहीं है, दोष किसको देना है, किस्मत को, कि हमारी किस्मत में ही खोट है, हमारी किस्मत में ही खराबी है। मतलब कि टोटली दोष हम किसको दे रहे हैं, अपनी किस्मत को। मतलब हमने काम करने की कोशिश नहीं की, हमने हार्ड वर्क नहीं किया, हमने मेहनत नहीं किया, बिना काम किए, बिना सोचे समझे, बिना मेहनत किए हमने अपनी किस्मत को दोषी ठहरा दिया। तो ऐसे लोगों के लिए ही कवि बोलते हैं, फिराक गोरखपुरी जी बोलते हैं कि हम हो या किस्मत हो हमारी, माने चाहे इंसान है या इंसान की किस्मत है, दोनों को एक ही काम मिला हुआ है। माने दोनों को एक ही काम मिला हुआ होता है। वो क्या काम है, सेकंड में देखिए वो क्या काम है, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं। यहां को है, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं। कि या तो स्टूडेंट्स किस्मत हम पर रोती है या फिर हम किस्मत पर रोते हैं। कि हमने कोई जैसे कर्म ही नहीं किया तो हमें फायदा कहां से होगा, मतलब कि हमारी किस्मत कहां से अच्छी होगी। 24 घंटे जैसे हम हमेशा अपनी किस्मत को रोते रहते हैं कि हमारी किस्मत में हमें कुछ भी नहीं मिला, किस्मत के बारे में सोचते रहते हैं, बिना मेहनत किए हम अपनी किस्मत को दोष देते रहती हैं और किस्मत हमें रोती रहती है और हम किस्मत को रोते रहते हैं। इसी तरीके से शायरी का वर्णन करते हुए, लोगों का वर्णन करते हुए फिराक गोरखपुर जी ने फोर्थ स्टैंडे में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, थर्ड स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आंसर देखेंगे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर बनेगा स्टूडेंट्स थर्ड स्टैंडा का, कवि का दोनों से क्या अभिप्राय है। दोनों का मतलब स्टूडेंट्स किस्मत, मतलब कि कवि खुद। इसका आंसर आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन आपका क्या बनना, नोट करिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को जरूरी। कवि का दोनों से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, किस्मत यानी खुद, मतलब कि कवि का यहां पर अभिप्राय है दोनों का किस्मत तथा कवि समय, मतलब किस्मत तथा कवि खुद। सेकंड क्वेश्चन इज हम अर्थात कवि तथा किस्मत को क्या काम मिला है। क्या काम मिला है स्टूडेंट्स, किस्मत हमको रो लेवे है और किस्मत हमें, किस्मत हमको रो लेवे है और हम किस्मत को। यही हमने एक्सप्लेन किया ना। यही एक्सप्लेन करने का फायदा है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चंस का आंसर हमें ऑलरेडी पता चल जाता है। अब देखिए, हम अर्थात कवि तथा किस्मत को क्या काम मिला है, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, हम अर्थात कवि तथा किस्मत को यह काम मिला है कि कवि की किस्मत कवि को रो लेती है तथा कवि अपनी किस्मत को। वेरी इजी। थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, काव्य सौंदर्य बनेगा। काव्य सौंदर्य आप लिख देंगे, तत्सम एवं तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आप यही लिखेंगे कि किस्मत को, इसमें किस्मत का वर्णन किया गया है, जो किस्मत बिना सोचे समझे व्यक्ति अपनी किस्मत को रो रहे हैं उसका वर्णन किया गया है। देशज विदेशी भाषा का प्रयोग किया गया है, सरल एवं सहज है भाषा, बिंब योजना है, कोमल कांत शब्दावली है, मतलब सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। नाउ फोर्थ स्टैंजा, जो मुझको बदनाम करे हो। आगे कवि जी लोगों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं गजल कविता में, जो मुझको बदनाम करे है काश वे इतना सोच सके। पहली लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, जो मुझको बदनाम करे है, मतलब कि कवि कह रहा है कि जो इस दुनिया के लोग हैं, जो इस संसार के लोग हैं, वो मुझे जो बदनाम कर रहे हैं, जो लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं। माने स्टूडेंट्स, आप अपनी लाइफ में भी देखते होंगे, हम एक दूसरे की कमियां बहुत निकालते हैं। माने हम में वो कमियां हैं,
परंतु हम किसी दूसरे इंसान में अपने से भी ज्यादा कमियां ढूंढते हैं। हालांकि हमारे में क्या पता उस इंसान से भी ज्यादा कमियां हो या फिर उस इंसान से भी ज्यादा कमियां हमारे में होती हैं, परंतु हम फिर भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दूसरों को बदनाम करने में लगे रहते हैं। हम अपनी तरफ ध्यान नहीं देते, दूसरों की तरफ, दूसरों की कमियों में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे ही फिराक गोरखपुरी जी ने, मतलब कवि जी ने क्या लिखा है, जो मुझको बदनाम करे है काश वे इतना सोच सके। बदनाम करना स्टूडेंट्स आपको पता ही है, बदनाम करना, किसी को बदनाम करना मतलब किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना। और आगे क्या कह रहे हैं कि काश वे इतना सोच सके, मतलब कि स्टूडेंट्स इस लाइन का मतलब है काश वे इतना सोच सके कि मतलब कि वो थोड़ा सोच सके, थोड़ा समझ सके कि वो जो मेरे अंदर कमियां निकाल रहा है। कवि ये भी कह रहे हैं कि जो इंसान मेरी बुराइयां दूसरों के सामने रखा है, मतलब मेरे आचरण की जो मेरी बुराइयां हैं, जो मेरी वो बुराइयां दूसरों के सामने रख रहा है, दूसरे इंसानों के आगे, वो ये कह रहे हैं क्या वाकई में वो मेरी ही बुराइयां बता रहा है या फिर मेरी बुराइयों के माध्यम से, मतलब मेरी बुराइयों के सहारे से वो अपनी कमियां भी लोगों के आगे रख रहा है। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स इस बात को कि काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है, मतलब मेरी कमियां लोगों के सामने जो रख रहा है, मतलब मेरी कमियों के माध्यम से वो लोगों को अपनी कमियां भी बता रहा है। नाउ अब हम रीड करेंगे फिफ्थ स्टैंजा। फिफ्थ स्टैंजा में रीड करेंगे हम फर्स्ट लाइन, ये कीमत भी अदा करे है हम बदरुस्ती ए होशो आवाज। स्टूडेंट्स इसमें प्रेमी का वर्णन किया गया है। वो कह रहा है, मानो इसमें प्रेमी है कोई, वो अपनी प्रेमिका के लिए किस हद तक त्याग करने के लिए तैयार रहता है। यानी लोग क्या कहते हैं, जमाना क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, उस प्रेमी के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहा है, ये कीमत भी हम अदा करें हैं, मतलब माने ये कीमत भी हम अदा करेंगे, अर्थात आपके लिए, अपनी प्रेमिका को कह रहा है आपके लिए हम इतना भी करेंगे कि इन सब बातों को भी सहेंगे। सेकंड लाइन क्या है, हम बदुरुस्ती ए होशो आवास। इसका मतलब क्या निकलता है स्टूडेंट्स, हम बदुरुस्ती ए होशो आवास। इस लाइन का मतलब है मानो ये सब हम कब बोल रहे हैं, जब हम अपने विवेक से, मतलब अपने हम होशो आवाज से, यानी इन सब बातों के लिए भी हम, इन सब त्याग के लिए हम तैयार हैं। पूरे होशो हवास में सब बातें होंगी। आगे है, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होते हैं। मतलब वो क्या कह रहा है इसमें कि आपके प्रेम में जो मर मिटने वाला, तेरा सौदा करने वाले, इस लाइन का मतलब है कि जो आपके प्रेम में जो मर मिटने वाला व्यक्ति, वह दीवाना बन जाने को भी तैयार है। लिखा हुआ है ना, दीवाना भी होते हैं, मतलब कि जमाना उसको कुछ भी बोले, वह अपने प्रियतम को, अपनी प्रेमिका को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसे जमाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था हमारा फिफ्थ स्टैंजा। इसके क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे हम। फर्स्ट क्या बनेगा इसका क्वेश्चन आप जरूर नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। कवि किस कीमत को अदा करने की बात कहता है। अभी हमने रीड किया, कवि प्रेम की कीमत को अदा करने की बात कहता है। सेकंड, कवि किसको संबोधित करता है, अपनी प्रियतमा को, मतलब अपनी प्रेमिका को संबोधित करता है। कवि किसका सौदा करने को कह रहा है स्टूडेंट्स, कवि अपनी, सेम आंसर है, प्रियतमा का सौदा करने को कह रहा है। काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे, इसकी क्या लाइन बनेगी, उर्दू व फारसी लैंग्वेज यहां पे लिख देंगे हम। उर्दू व फारसी लैंग्वेज का प्रयोग है तत्सम में तद्भव शब्दावली है, छंद है, अनुप्रास है, ये काव्य सौंदर्य हो जाएगा। नाउ वी रीड सिक्स्थ स्टैंजा। सिक्स्थ स्टैंजा फर्स्ट लाइन इज, तेरे गम का पासे अदब है। इसका मतलब है स्टूडेंट,
तेरे गम का पासे अदब है। इट मीन्स स्टूडेंट, प्रेमी बताता है, अपनी बात करता है कि ऐसा नहीं है, मतलब जो इस प्रेम का दुख है, मतलब जो विरह के कारण दुख है, मतलब कि विरह मतलब बिछड़ने के कारण जो दुख है मुझे। अदब का यहाँ पे मतलब है आदर सत्कार करना, मतलब जो तेरे गम का, मतलब जो तेरे कष्ट का, मतलब जो तेरी विरह पीड़ा से जो दुख है, मतलब जो बिछड़ने का दुख है, उसका मैं भी आदर करता हूं। मतलब अदब का यहाँ पे स्टूडेंट्स है आदर करता हूं मैं भी, और मुझे कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सेकंड लाइन है स्टूडेंट्स, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। मतलब इस स्टैंडा में देखिए वो क्या कह रहा है कि मगर मुझे दुनिया का ख्याल भी रखना पड़ता है, मुझे जमाने का ख्याल भी रखना पड़ता है। थर्ड लाइन है, सबसे छिपा के दर्द के मारे। माने मतलब जो दुख का अनुरोध तुम करते हो, उस दुख का अनुरोध मुझे भी होता है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में देखिए, सबसे छिपाकर मतलब चुपके चुपके रो लेते हैं, छुप छिप कर दुनिया से रो लेते हैं दर्द के मारे। मतलब मैं अपने दर्द को समाज के सामने जारी ना करके छुपके रो लेवे हैं। Now, आगे रीड करते हैं सेवंथ स्टैंडा, सॉरी क्वेश्चन आंसर्स इसके। इसमें भी स्टूडेंट्स प्रीवियस का ही है, प्रेमी प्रेमिका के बारे में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है, कवि किसका सम्मान करता है? कवि अपनी प्रीतमा के गमों का सम्मान करता है, मतलब अपनी कष्ट, प्रीतमा के जो कष्ट हैं, जो पीड़ा है, उसका वर्णन करता है, उसका सम्मान करता है। सॉरी, कवि को अपनी प्रीतमा के साथ साथ किसका ख्याल है और कैसे? किसका ख्याल है स्टूडेंट्स? कुछ दुनिया का ख्याल भी है। स्टैंजास का स्टूडेंट्स रीड करने का यही बेनिफिट है कि आपको आंसर्स इसी के अंदर ही मिल जाते हैं। ये देखिए आंसर, क्वेश्चन क्या है, कवि को अपनी प्रीतमा के साथ साथ किसका ख्याल है और क्यों? कुछ दुनिया का ख्याल भी है। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? कवि को अपनी प्रीतमा या प्रेमिका के साथ साथ दुनिया का भी ख्याल है, क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है, मतलब समाज में रहने वाला है। वह दुनिया समाज के व्यंग्य से डरता है, मतलब वह दुनिया के कमेंट्स से, कटाक्ष कसने से डरता है। थर्ड क्वेश्चन है, कवि चुपके चुपके क्यों रोता है? क्यों रोता है स्टूडेंट्स? कवि चुपके चुपके इसलिए रोता है क्योंकि वह अपने प्रेम को दुनिया वालों को नहीं बताना चाहता है, ताकि और दुनिया की हंसी का पात्र, मतलब एक हंसी का जो पात्र है, वो नहीं बनना चाहता है। काव्य सौंदर्य नोट कर लोगे स्टूडेंट्स? विरह की भावना है, सबसे पहले इसमें ये लाइन ऐड करेंगे कि जुदा होने की भावना है, बिछड़ने की भावना है। भाषा सरल एवं सहज है, अनुप्रास अलंकार है, छंद है, चुपके चुपके पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है, चुपके चुपके सेम वर्ड आ रहा है। ओके, सेवंथ स्टैंजा रीड करते हैं। सेवंथ स्टैंजा में हमारी फर्स्ट लाइन है, फितरत का कायम है। फितरत का कायम है, इट मीन्स स्टूडेंट, फितरत का मतलब है यहाँ पर स्वभाव, यानी कि प्रकृति, यानी कि एक आदत। और आलमे हुस्नो इश्क का मतलब है यहाँ पर हुस्नो, यानी कि इश्क का, आलम यानी कि एक प्रेम का हाल। और तवाजुन, तवाजुन है यहाँ पर स्टूडेंट एक संतुलन। खुद मतलब समय। तो एक्सप्लेन करते हैं, फितरत का कायम है, इट मीन्स स्टूडेंट कि जो फितरत का कायम है, मतलब कि जो मोहब्बत का आज भी जो नशा है, जो मैंने आपको भी बताया कि आलमो हुस्नो इश्क का मतलब है प्रेम का हाल, मतलब जो आज भी प्रेम का हाल है, वो जो नशा है वो आज भी छाया हुआ है। और मतलब जैसे कि जो प्रेम में जो एक दूसरे की भावना है, उन दोनों का संतुलन भी इसमें दर्शाया गया है कि हुस्न का और इश्क का, अर्थात सुंदरता और जो प्रेम का जो आपस में संतुलन होता है, आगे है, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। इट मीन्स, माने कवि कहते हैं अपनी प्रिया को, अपने प्रेम कितना पाते हैं जितना हम खुद को उसके प्रेम में डुबोते हैं।
अर्थात प्रेम पाने के लिए हमें क्या करना है, अपना परित्याग करना है। परित्याग का मतलब स्टूडेंट्स में प्राण त्यागने से नहीं है, बल्कि उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से दिया गया बलिदान, यानी आपको भी उससे ज्यादा बढ़कर प्रेम करना पड़े। ये कवि कहते हैं कि जब आप उतना ज्यादा करेंगे, उसके प्रेम में पूर्ण रूप से डूब जाएंगे, तब आपको उसका पूर्ण रूप से प्रेम प्राप्त होगा। क्वेश्चन आंसर है इसके 7th स्टैंजा के। फर्स्ट क्वेश्चन इज किसका तवाजुन कायम है? किसका स्टूडेंट? ये देखिए, फितरत का कायम है, यानी कि फितरत का तवाजुन कायम है। सेकंड क्वेश्चन इज कवि अपनी प्रिया को कैसे पाता है? कवि अपनी प्रिया को उतना ही पा लेता है जितना खुद को खो देता है। काव्य सुंदर यह स्पष्ट करेंगे, कवि ने अपनी प्रिया की वियोगावस्था मतलब बिछड़ने का जो वीर्यावस्था है, उसका प्रयोग वर्तन मतलब मार्मिक चित्रण किया है। सेकंड कहेंगे कि भाषा सरल एवं सहज है, बिंब योजना सार्थक स्टीक है या प्रसाद गुण है, अलंकारों का प्रयोग है। ये लाइंस तो स्टूडेंट्स आपको पहले ही पता है, बार बार बता चुका हूं मैं कि हमें ये लाइंस याद करनी पड़ेंगी। हमें जो स्टैंडा रीड कर रहे हैं, बस हमें एक लाइन वही ऐड करनी है, बाकी हमारी लाइंस मोस्टली सेम ही रहेंगी। सो नाउ वी रीड द 8th स्टैंजा। नाउ 8th स्टैंजा की हमारी फर्स्ट लाइन है, आबो ताबे अशआर ने पूछो तुम भी आंखें रखो हो। माने वो अपनी इस गजल के माध्यम से क्या बताता है, इसमें आबो दाबे को कहा गया है, चमक दमक को कहा गया है और बैतों कहा गया है शेरों को। माने इसमें कह रहे हैं कि पाठक के पास भी आंखें हैं, पढ़ने वाला भी देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। नेक्स्ट लाइन है, ये जगमग बैतों की दमक है। जगमग यानी स्टूडेंट्स चमकीले, बैतों मैंने आपको पहले बता ही दिया शेरों को कि ये जगमग बैतों की दमक है या फिर हम मोती रोले हैं। माने इसमें कह रहे हैं कवि, मानो उनके अंदर, उन शायरी के अंदर कुछ अर्थ है, मोती समान भाव भी है या नहीं। पाठक के लिए बोला है कि आपके पास भी समझ है या नहीं। आपके पास भी समझ है, सब कुछ है, तो आप केवल शायरी के शब्दों पर मत जाइए, बल्कि उसके अर्थ को खोजने की, समझने की, सोचने की, उसके अर्थ को कोशिश कीजिए। कि वो कह रहे हैं कि ओनली सिर्फ शायरी की चमक दमक में खोना नहीं है, मतलब कि जो शब्द हैं उनकी चमक दमक पर मत जाइए, जो शब्दों के अर्थ हैं आप उन्हें समझने की कोशिश करें। आप ज्ञानी हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप सब कुछ समझ सकते हैं। नाउ वी रीड क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज कवि किसकी चमक की बात कर रहा है? कवि अपने शेरों की चमक की बात कर रहा है। यहाँ कवि किसको संबोधन करता है? अपने प्रिय को। यहाँ कवि अपने प्रिय को संबोधन करता है। काव्य सुंदरिया यहाँ पर क्या है? कवि का शायरी के चमक दमक की बात की गई है। भाषा सरल एवं सहज है, श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार है, शैली भावपूर्ण है, मतलब भावों को समझने वाली है। नाउ वी रीड 9th स्टैंजा। 9th स्टैंजा इज, फर्स्ट लाइन इज, ऐसे में तू याद आए है। मीनिंग्स नोट कीजिए स्टूडेंट इसमें वर्ड्स के। अंजुमने मय का मतलब है शराब की महफिल, और रिंदों को मतलब शराबियों को। कवि कह रहे हैं कि हे प्रियतमा, हे प्रिय, जो अपने जो विरह है, जो उनकी जुदाई को, जो उनके बिछड़ेपन को वो याद करते हुए कह रहा है, प्रीतमा, हे प्रिय प्रीतमा, तू मुझे ऐसे याद आती है जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रीतमा, हे प्रिय, तू मुझे ऐसे याद आती है, आप मुझे ऐसे याद आती हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है।
आगे है रात गए गर्दू प फरिश्ते, बाबे गुने जग खोले है। बाबे गुने मतलब स्टूडेंट्स पाप का अध्याय, गर्दू मतलब आकाश मतलब कि आसमान, और जग माने स्टूडेंट्स संसार, फरिश्ते मतलब देवता देवदूत। मीनिंग जरूर नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। आइए एक्सप्लेन करते हैं। रात गए गर्दू प फरिश्ते मतलब क्या है, मतलब है इसका, वो कह रहे हैं कि जैसे अर्धरात्रि में, जो अर्धरात्रि है, जो उसके आकाश में जो देवदूत हैं, संपूर्ण संसार हैं, जो उसके पाप का अध्याय खोलते हैं, मतलब उसकी पाप उसने कर रखे हैं, जो जैसे उसका अध्याय खोलते हैं, बाबे गुने जग खोलने हैं, मतलब उस तरीके से भी तुम मुझे याद आती है। आपने देखा है इस स्टैंजे में उसने क्या लिखा है पहले में, कि जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, उस तरीके से तो मुझे याद आती है। दूसरे में क्या लिखा है कि अर्धरात्रि में जैसे आकाश में देवदूत पूरे संसार के पाप का अध्याय खोलते हैं, उसी तरह भी तू मुझे याद आती है। ये था स्टूडेंट्स हमारा 9th स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा रीड करेंगे हम 10th स्टैंजा को। सॉरी, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे इसके। फर्स्टली कवि तथा कविता का नाम। कवि का नाम है फिराक गोरखपुरी और कविता का नाम है गजल। कहाँ किसको कौन याद आता है? कहाँ याद आता है स्टूडेंट्स? अभी हमने रीड किया, शराब की महफिल में शराबियों को अपना प्रीतम याद आता है। रात गए फरिश्ते कहाँ क्या खोले हैं स्टूडेंट्स? अभी हमने कहा पाप के अध्याय को खोले हैं। काव्य सुंदर है, कर लेंगे आप। इसमें भी वीरावस्था का वर्णन किया गया है, मतलब जो बिछड़ेपन का वर्णन किया गया है, जुदाई का, और उर्दू फारसी भाषा के प्रस्तुत शब्दों का प्रयोग है। श्रृंगार रस है, बिंब योजना अत्यंत सुंदर एवं सटीक है। जो भावपूर्ण शैली है, इसमें भावों का भी प्रयोग किया गया है। नाउ वी रीड 10th स्टैंजा। नाउ 10th स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है, सदके फिराक एजाजे सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज। सदके फिराक का मतलब है विराक सदके जाता है, और एजाजे सुखन का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट्स बेहतरीन, मतलब प्रतिष्ठ शायरी। किसको कहा गया है? बेहतरीन। एक्सप्लेनेशन करेंगे। सदके फिराक एजाजे सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज। इसमें कवि क्या कह रहा है? फिराक गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि जो बेहतरीन है शायरी है और जो उसकी आवाज है, उसने कैसे चुरा ली है, मतलब कैसे उड़ा ली है वो आवाज। इस पर वो क्या करता है? फिराक सदके जाता है। आपको बताया ना, सदके फिराक मतलब फिराक सदके जाता है, अर्थात अपने, मतलब जो प्रीतमा को प्यार है, अपने को न्योछावर करता है, अर्थात अपने को न्योछावर करता है। कवि अपनी, सेकंड लाइन है, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। इसका मतलब है कि जो कवि अपनी गजलों को अपने गुरु, महान शायर है, जो उसके गुरु है, जो मीर के प्रति समर्पित करते हुए मतलब न्योछावर करते हुए कहता है, क्या स्पीक कर रहा है कि मेरी इन गजलों में तो बेहतरीन शायर मीर की गजलें बोलती हैं, मतलब बेहतरीन गजलें बोलती हैं। शायद शायर मीर से ही प्रभावित होकर मैंने ये गजलें लिखी हैं। क्या कह रहे हैं कि मैंने मीर से ही प्रभावित होकर, मतलब मीर से ही इंप्रेस होकर ये मैंने गजलें अपनी लिखी हैं। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फिराक किस पर सदके जाता है स्टूडेंट्स? फिराक शायरी, सुंदरता और उसकी आवाज पर सदके जाता है। इन गजलों को क्या बोलता है? महान मीर की गजलें बोलता है। इन गजलों में महान शायर मीर की गजलें बोलता है। थर्ड क्वेश्चन है, कवि अपनी गजलों को किन के प्रति समर्पित करता है? कवि अपनी गजलों को महान शायर
मीर के प्रति समर्पित करता है। काव्य सौंदर्य क्या लिखेंगे कि अपनी गजलों को प्रतिष्ठित मतलब बेहतरीन शायर मीर के प्रति समर्पित किया है। भाषा इसमें सरल एवं सहज है। मधुर है मतलब माधुर्य गुण है, माधुर्य भाषा का प्रयोग किया गया है। उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है, मतलब साधारण बोलचाल की भाषा है, सिंपली लैंग्वेज का यूज किया गया है। बिंब योजना मतलब इसमें सुंदर है, कईयों में लिखते हैं ना बिंब योजना सुंदर इन स्टीक है, इसमें ओनली बिंब योजना सुंदर है। भावपूर्ण शैली का प्रयोग है और गजल छंद का प्रयोग है। स्टूडेंट्स ये थी हमारी गजल पोइम, हमारी रुबाइयां और गजल पोइम दोनों हमारी डन हो चुकी हैं। एक बार आप इसका जीवन परिचय भी फिराक गोरखपुरी जी का रीड कर लीजिएगा। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका कल रुबाइयां और गजल का टेस्ट है और आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो, कोई भी आपने क्वेरी लेनी हो, कोई भी आपके डाउट हो, इसमें कोई भी आपको वर्ड का मीनिंग ना पता चला हो या मैंने अगर बाय मिस्टेक मैं बताना भूल गया हूं तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें और अपने डाउट को क्लियर कर लें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। और आपके जो इसके क्वेश्चंस हैं गजल के उसकी पीडीएफ भी आपके ग्रुप में आ जाएगी। थैंक यू एवरीवन।